गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू होने जा रही है। प्रीवियस क्लासों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लासों में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, आवश्यक न्यूट्रिएंट जितने भी हैं। साथ में हमने प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ा था, है ना, विटामिन्स के बारे में पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सभी लोगों को वो समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें हमारे चैनल के जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उन वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चनों का ज़रूर हम यहाँ पर समाधान करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है मिनरल्स के ऊपर, जो हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ही भाग है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो दोस्तों हम आते हैं अब हमारे नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ओर, जिसका नाम है मिनरल्स। सेम जो हमने देखा था पोर्टफोलियो में कि विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनकी क्वांटिटी एमसीजी या मिलीग्राम में चाहिए, पर इनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट वाइटल्स फंक्शंस में हेल्प करता है। तो लगभग 24 प्रकार के मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं और लगभग 20 प्रकार के खनिज तत्वों को हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। और खनिज मिनरल जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले इनऑर्गेनिक होमोजीनियस पदार्थ होते हैं और ये बहुत कम मात्रा में भोजन के साथ ग्रहण होते हैं। तो मतलब इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो हमारी वाइटल एक्टिविटी को जो है वो संचालित करने का, संपादित करने का काम करते हैं। तो मिनरल से होता क्या है? ये शरीर की ग्रोथ, रिपेयर एवं शरीर के सभी प्राणधारक, अभी मैंने बताया वाइटल फंक्शन जो है, वाइटल बॉडी फंक्शन है, उनके लिए आवश्यक होते हैं। तो इससे शरीर की वृद्धि भी होती है और साथ में मरम्मत भी होती है। जो कोशिकाएं टूट फूट गई हैं, जो टिश्यू टूट फूट गए हैं, उनकी मरम्मत करने का भी काम करता है। और भी जितने वाइटल प्रोग्राम हमारे बॉडी के हैं, उन वाइटल प्रोग्राम्स में भी ये हेल्पफुल रहता है। और इन आवश्यक खनिजों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो, सेम यहाँ पर मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल। अब मेजर मिनरल जिनकी बॉडी में आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इवन पोटेशियम, मैग्नीशियम, गंधक, सल्फर, स्ट्रोनियम, ये सारे जो वृहत खनिज में आते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट माइनर से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भोजन में इनकी आवश्यकता 100 मिलीग्राम या इससे अधिक होती है। लेकिन सेकेंड टाइप, जिसको हम लघु खनिज या सूक्ष्म मात्रिक तत्व या माइनर मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, जिसमें क्या क्या हो गया? आयरन, आयोडीन, तांबा, फ्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट और सेलेनियम। इनकी बहुत थोड़ी मात्रा जो है या कम मात्रा में इसको हम लेते हैं, मतलब मिलीग्राम से कम मात्रा में इसको हम लेते हैं। तो इसके एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक पैटर्न्स को हम डिस्क्राइब करेंगे कि भाई कहाँ से इसके रिसोर्सेज आते हैं, कितना हमको कंजप्शन इसका करना पड़ता है, इनकी कमी से, अधिकता से क्या रोग होते हैं और इनके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। तो खनिज के स्रोत जो हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम हम आमतौर पर देखते हैं दूध से हमको कैल्शियम मिलता है। तो दूध और दूध के जो उत्पाद हैं, जैसे पनीर, दही, मक्खन, है ना, उनसे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। दूसरी बात, हरे पत्तेदार सब्जियां, तिल्ली, पीने का पानी, दालें, बादाम, उससे भी हमें कैल्शियम मिलता है। 1 लीटर गाय के दूध में लगभग 1200 मिलीग्राम और माँ के दूध में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो भाई जो दूध पीते हैं, स्पोर्ट्समैन को भी हमने देखा है, जो पहलवान होते हैं वो भी दूध पीते हैं, तो उनको कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। कैल्शियम ज़्यादा मिलता है तो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ होगा? हमारी हड्डियों में, तो हड्डियाँ मजबूत होंगी, है ना। तो कार्यों में भी सेम वही, हड्डियाँ एवं दांतों के निर्माण के लिए और उसकी कठोरता के लिए जो है वो कैल्शियम काम करता है। दूसरी बात, हृदय एवं मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी ये काम करता है। इसके अंदर एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं हार्ट के अंदर। वो क्या होता है? जैसे ही हार्ट रेट जो है वो हमारी बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ में क्या होता है? कैल्शियम चैनल जो हैं वो हमारे खुल जाते हैं और कैल्शियम चैनल खुलने के बाद जो है बहुत सारे साइकोप्लाज्मिक हमारे जो हिस्टोडीम्स जो हैं वो ओपन होते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल के साथ में जैसे ही ये अंदर जाता है हमारे हार्ट की मसल्स के अंदर, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है, ये प्रोसेस जो है वो शुरू होती है ना। हमने अगर आप लोगों ने कार्डियक साइकिल के बारे में सुना होगा,
कार्डियक साइकिल है ना, जो 0.08 सेकेंड की होती है। तो इसमें दो फेज में होता है, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड है ना। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लगातार फ्रिक्वेंटली हमारा हार्ट, मतलब जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर लास्ट हमारी मौत तक हमारा जो है हार्ट जो है वो लगातार धड़कता रहता है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है। अब इसमें एंटीमायोसिन जो है एंजाइम, अब ये कैल्शियम जो है वो अकेले काम नहीं करते, ये प्रोटीन के साथ जो है वो काम में आते हैं। तो ये हृदय और मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो है वो काम करते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जैसे धमनियाँ जम जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, एमआई एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो नसें जो होती है ना, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, है ना। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन बॉडी में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऐसे कैल्शियम जो है वो जम जाता है, जिसको कैल्सीफाइड आर्टरी भी हम कहते हैं। तो उससे भी ब्लॉकेज पैदा होते हैं। तो ये कैल्शियम जितना भी ज़्यादा हमारी बॉडी में हम ले रहे हैं, अगर वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो जितना बॉडी को चाहिए उतना वो ले लेगा, रिमेनिंग पार्ट ऐसे नसों में जमता जाएगा, जिसको कैल्सीफाइड कहते हैं। तो ये संकुचन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कैल्शियम हमें जितना नॉर्मल मात्रा में, जैसे वयस्क में हम देखें 400 मिलीग्राम, और गर्भवती और दुग्ध स्तन काल में जो महिला होती है उनको 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम चाहिए होता है। इसीलिए जैसे अपने वहाँ लोकल एरियाज़ में डिलीवरी होती है तो उनको दूध के साथ में मॉर्निंग में घी वगैरह सारी चीज़ें डालकर देते हैं, ताकि हड्डियाँ जो है वो आफ्टर डिलीवरी उन महिलाओं की मजबूत रहें। दूसरी बात, तंत्रिकाओं की उत्तेजना को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का भी ये काम करता है। तो भाई नर्व कंडक्शंस जो हैं ये आयंस के थ्रू होते हैं ना। तो ये आयंस जो हैं वो हमारे जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो एंजाइम के साथ मिलकर, है ना, वो रिसेप्टर बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एसिटाइल कोलाइन हो गया, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये सेंसरी एंड मोटर रिस्पॉन्स को ब्रेन से भेजने का काम और ब्रेन से अफेक्टेड पार्ट तक भेजने का काम करते हैं। तो तंत्रिका की उत्तेजना भी इससे कैल्शियम से बनी हुई रहती है। दैनिक आवश्यकता मैंने आपको बता दी। अगर कैल्शियम की हमारी हड्डियों में कमी हो तो हम को ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और मांसपेशियों में ऐंठन भी आ सकती है। ज़्यादा होगा तो कैल्सीफाइड होने की वजह से कैल्शियम की गठाने बन जाएगी स्टोन के रूप में, है ना, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और हाइपर कैल्सीमिया। अब आपको दो टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर बताना चाहूँगा। किसी शब्द के आगे अगर हाइपर लगता है इस मीन्स उसका मतलब होता है अधिकता, है ना, और किसी शब्द के आगे हाइपो लगता है इट मीन्स उसमें कमी होती है। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम। अब जो नेक्स्ट हमारा तत्व है वो है फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस जिसको पी से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल भाषा में, केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें स्रोत में देखेंगे तो मछली, दूध, अंडे, मांस, सब्जियां, अनाज, दाल, गिरी, तिलहन, इनमें हमें फॉस्फोरस मिलता है। अब अकेला कैल्शियम जो है ना वो कुछ नहीं करता। अब कैल्शियम के साथ में मैंने बताया और मिनरल्स भी जो हमारे होते हैं ये भी उसके साथ मिलकर हड्डियां तथा दांतों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ में फॉस्फोलिपिड्स के निर्माण के लिए, लाइपोप्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, उनके निर्माण के लिए भी यह बहुत ज़रूरी होता है। साथ में ये क्या करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम। अब फैट जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंजाइम एक्टिवेट करने पड़ते हैं, या उसके साथ और मिनरल्स भी एड ऑन होते हैं फॉस्फोरस के साथ में। तो वो सब मिलकर क्या करेंगे, वसा का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, और उसके मेटाबॉलिज्म करने का काम फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल जो हैं वो लीवर के साथ में करते हैं। साथ में कार्बोहाइड्रेट जो है उसके भी उपापचय के लिए ये आवश्यक है। और जो डीएनए है, आरएन है, न्यूक्लिक अम्ल जो हमारे हैं जीन्स के अंदर, उसके लिए भी फास्फोरस बहुत आवश्यक होता है। अब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात है वो बच्चों के लिए तो 1:1 ही है और वयस्कों में 1:2 है। मतलब अगर 1 ग्राम अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो जस्ट डबल हमको फास्फोरस लेना। इस रेशो के अकॉर्डिंग हमें कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो लेना है। अब अगर इसकी अधिकता होगी तो क्या होगा, कैल्शियम के अवशोषण में कमी रहेगी, एब्जॉर्प्शन में कमी रहेगी अगर फास्फोरस ज़्यादा है तो। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम, जो हमारा मेन ट्रेस एलिमेंट है। ये भी हमें अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, कंद, फूल, नट्स, है ना, बनाना, नारियल, कॉफ़ी, इनसे हमको मिलता है। कार्यों की अगर हम बात करें तो कैल्शियम एवं पोटेशियम के सामान्य
उपापचय के लिए, कैल्शियम एवं पोटेशियम के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम की, मतलब आप देखो लगभग हमने 2 एलिमेंट पढ़े हैं अभी, है ना, जो मेजर एलिमेंट हैं मिनरल्स में, वो तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। अगर एक इसमें से ऊपर नीचे होगा तो बॉडी की सारी एक्टिविटी हमारी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट रहेगी। तो कैल्शियम और पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में, है ना, एमिनो एसिड्स के जो आवश्यक एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उसके संश्लेषण में, उसके सिंथेसिस में, उसको बनाने में भी मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ में मैंने कैल्शियम में बताया था तंत्र जो हैं उनमें तंत्रिका के आवेग, है ना, 2 प्रकार के आवेग होते हैं। एक होता है संवेदी आवेग, है ना, एक होता है प्रेरक। अब आपको इन दोनों के बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। संवेदी को हम कहते हैं सेंसरी और प्रेरक को हम कहते हैं मोटर। तो सेंसरी और मोटर मतलब जैसे मैंने अपने हाथ को काटा, मुझे हुआ दर्द, तो ये सेंसरी जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं, वो ब्रेन तक मैसेज करेंगी, है ना। तो वो ब्रेन तक मैसेज इनकमिंग में गया, अब ब्रेन क्या करेगा, आउट गोइंग में जो मोटर तंत्रिकाएं हैं उनको ऑर्डर करेगा। अब वो जैसे इस हाथ में मुझे पिन चुभी हुई है तो मेरे इस हाथ को ब्रेन मैसेज करेगा कि उस पिन को भाई निकालो ताकि वो दर्द हमें कम हो। तो ये दोनों जो आवेग हैं, संवेदी और प्रेरक जो क्रियाएं हैं, उनके संचरण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। साथ में बहुत सारे एंजाइम, है ना, करीबन 200 से 300 एंजाइम जो हैं उनको उत्तेजित करने का काम जो है वो मैग्नीशियम, उत्तेजित करना इट मीन्स उनकी जो नॉर्मल प्रोसेस है, उनका जो नॉर्मल काम है उसको ये बढ़ाने का काम मैग्नीशियम करता है। अब हम बात करें वयस्क में, 200 to 300 मिलीग्राम इसकी दैनिक आवश्यकता होती है, एवं गर्भवती एवं दुग्ध स्त्रवण काल में कैल्शियम की आधी मात्रा रहती है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो 150 से 200 मिलीग्राम कैल्शियम हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। अब इसकी कमी अगर होगी, ठीक है, तो क्या होगा, मांसपेशियों में ऐंठन और थकान रहेगी। देखिए अब ये एक मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और थकान कैसे रहेगी, क्यों, क्योंकि भाई अगर मैग्नीशियम की कमी है तो कैल्शियम पोटेशियम का भी हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और मिनरल्स हमारी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, अभी हमने कैल्शियम में देखा हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लपटप 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 जो हमारे मूवमेंट होता है हार्ट में मायोकार्डियल मसल्स के द्वारा, तो वो काम करना मिनरल्स ही करता है। साथ में हम जैसे दौड़ते हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है या कोई और काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ये एक्सचेंज या आयन जो होते हैं प्लस माइनस एक्सचेंज होते हैं। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं तो उसमें बैटरी होती है ना, सेल होती है, ठीक है, तो उस सेल के अंदर एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है, तो ये आयन एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सेम इन्हीं आयनों के हमारी बॉडी में आने से क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बाहर की तरफ प्लस आयन है, अंदर की तरफ माइनस आयन है, तो जब ये आयन ऑफ एक्सचेंज होगा तो एनर्जी भी सप्लाई होगी, प्लस इनकी एक्टिविटी जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो जब ये आयन की कमी रहेगी तो क्या होगा, मांसपेशियों में ऐंठन रहेगी और थकान भी रहेगी, और अधिकता रहेगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा लो, हाइपोटेंशन रहेगा, साथ में डायरिया दस्त भी रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सोडियम, है ना, सोडियम जिसको अपन केमिस्ट्री में Na+ है ना, धन आयन है ये सोडियम। प्राकृतिक रूप से कई खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है ना। सबसे बेस्ट एलिमेंट सोडियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नमक, हम जो खाने में लेते हैं। तो वैसे ये नमक के अलावा सब्जियां, पालक, फूल गोभी, शलजम, अंडे, मछली, मांस और नमक, इनमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर के pH को मेंटेन करता है ना। मतलब बॉडी में कभी कभार क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। ह्यूमन pH जो है वो 7.2 है, ठीक है। अब ये pH 7.2 से अगर कम होता है ना, अगर ये 7.2 है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारे शरीर का 7.2 से हर अलग अलग बुक के रेफरेंसों में अलग अलग थोड़ी ऊपर नीचे पॉइंट में दे रखा। अब ये इससे अगर कम है ना, अगर ये कम है तो हमारे शरीर का माहौल जो है वो रहेगा एसिडिक, इट मीन्स अम्लीय। और अगर ये उससे ज़्यादा है तो बेस या एल्कलाइन, मतलब हमारे शरीर की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय रहेगी। तो 7.2 pH है ना, इस pH को मेंटेन करना।
अब इसके लिए बहुत सारे एंजाइम भी जो हैं वो भी यूटिलाइज होते हैं, ये आयन एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होने की वजह से शरीर का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। पीएच अगर गड़बड़ा जाएगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्या जो है वो पैदा हो सकती है। इवन किडनी के अंदर सोडियम जो है वो वाटर को भी रिटेंशन करने का काम करता है। अगर सोडियम नहीं रहेगा तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा, किडनी की सारी समस्या हो जाएगी। तो साथ में पीएच के अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है और टिश्यू फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणीय दाब जो सेल्स और टिश्यू में होता है कि जब कोई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई प्रोडक्ट जाता है तो लोअर कंसंट्रेशन में जो प्रोडक्ट है वो अपना स्थान जो है वो रिप्लेस कर देता है। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये सोडियम बनाए रखता है। अब वयस्क में सोडियम कितना चाहिए? 10 to 15 ग्राम, है ना। अगर इसकी कमी हो तो क्या हो सकता है? लो बीपी हो सकती है, चक्कर आते हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जब लो बीपी हो जाती है, चक्कर आती है, तो हम या तो नींबू शिकंजी वगैरह देते हैं, है ना। और जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं गर्मियों में जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी गेम्स खेलते हैं तो उनको जो एनर्जी ड्रिंक पहले जो दी जाती थी वो पानी में नमक घोल के दिया जाता था, ताकि क्या पसीने से जो सोडियम हमारा बाहर एलिमिनेट हो रहा है उसकी भरपाई हम कर ले। और टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड्स है, अधिकतर आपने देखा होगा दस्त वगैरह हमें लग जाते हैं तो सारा फ्लूइड हमारी बॉडी से बह जाता है, तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी वहाँ चला जाता है। इसकी वजह से ऐठन वगैरह आ जाती है। तो हम ORS का घोल लेते हैं, उसमें भी सोडियम रहता है, उसमें भी ये मिनरल्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस भी बना लेते हैं, साथ में जो फ्लूइड कम हुआ उसको भी रिगेन कर लेते हैं। और ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हमारा, सोडियम से हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है ना। अब बहुत बार हॉस्पिटल में जो इनएक्सपीरियंस ट्रेनी होते हैं नर्सिंग के पर्सन, वो लोगों को उनको ध्यान में रखने की ये बात है कि भाई जो जिन पेशेंटों को हाइपरटेंशन हो, है ना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, है ना। ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? 120/80 mmHg, है ना। mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब जिन पेशेंटों को अबोव 140 ब्लड प्रेशर है ना, बहुत लोगों को 140/100, 150/110 ऐसा ब्लड प्रेशर रहता है, उनको सोडियम कंटेंट के ड्रग्स नहीं देने हैं। दर्द होता है तो बीपी वाले पेशेंट को डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन IM लगा दिया, है ना, तो पेशेंट जो है वो पता चला 10 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हेमरेजिक कंडीशन में चला गया, शॉक में चला गया, मर गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है ना। अब सोडियम रिटेंशन नहीं होता है ना, तो क्या होता है, हमारे शरीर में स्वेलिंग, जैसे जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं उनको सोडियम डाइट जो है वो कम लेने का बोलते हैं, तो फिर उसमें सूजन भी आ जाती है ना। और सूजन कहाँ आती है? पैरों के नीचे से स्वेलिंग जो है वो आती रहती है। तो सोडियम स्पेशल कंपोनेंट है, सही मात्रा में ले तो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोटेशियम के बारे में, ठीक है। तो पोटेशियम भी लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और प्रमुख स्रोत इसके क्या हैं? अनाज, दालें, सूखे मेवे, ताजी सब्जियां, ताजे फल, जैसे क्या आंवला, अमरूद, संतरा, केला, सेब और पपीता। कार्य क्या है? सेम वही बात जैसे मैंने बताया था सोडियम में, सेलुलर कंटेंट, है ना। कोई भी मिनरल्स अकेला काम नहीं करता, जैसे कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, वैसे ही कोई भी मिनरल्स चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मेजर एलिमेंट हो, सब आपस में कोऑर्डिनेट करके ही बॉडी की इनएक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो ये भी सेलुलर कंटेंट, कोशिका की अंतर वस्तुओं के पीएच, सेल के पीएच को मेंटेन करते हैं। साथ में जो हमारी हार्ट मसल्स, उसकी संकुचनशीलता को जो है वो बनाए रखते हैं, क्या है ना। अलग अलग जो चैनल मैंने अभी बताया, कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे, वहाँ से आयन एक्सचेंज होंगे, आयन एक्सचेंज से क्या होगा, मसल्स कॉन्टैक्ट होगी, आयन वापिस आएंगे, मसल्स रिलैक्स होगी। साथ में यही काम तंत्रिका के आवेगों के संचालन में भी रहती है। तो पोटेशियम जो है उसका भी सेम रोल है जो सोडियम का रोल है। अब आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो 2 से 5 ग्राम प्रतिदिन सामान्यतः हमें इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भोजन से ही मिल जाती है। पोटेशियम अगर हमारी बॉडी में ना हो या उसकी कमी हो तो क्या हो सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी हो सकता है और एरिदमिया, रिदम जो हमारी हार्ट की है ना, वैसे सामान्य रिदम जो लब डप, तो एरिदमिया में क्या होता है, ये रिदम जो है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। एकदम से जैसे बाउंडिंग पल्स वगैरह, एकदम से लब डप, फिर एकदम से लब, फिर डप, मतलब ऐसे बाउंडिंग पल्स हमको फील होती है। तो एरिदमिया में जो रिदम है वो भी बिगड़ सकती है हार्ट की। साथ में अगर ज़्यादा हो पोटेशियम तो ये हार्ट की जो मसल्स हैं या हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं
वो पैदा कर सकती है। तो ये बात हुई हमारी पोटेशियम की। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कॉपर। सेम कॉपर भी वही एलिमेंट है मिनरल्स के अंदर। अब ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है लीवर, शेलफिश, किशमिश, केले, गाजर, टमाटर, इसमें हमें कॉपर आसानी से मिलता है। खाना बनाने के बर्तनों से भी हमें कॉपर प्राप्त होता है। पुराने ज़माने में शादी ब्याहों में कॉपर के जो बड़े बड़े बर्तन थे उसमें हमें खाना जो है हमारा खाना बनता था, तो उससे हमें कॉपर जो है वो मिलता था। कुछ कुछ मात्रा में कॉपर जो है वो उन खाने के पदार्थों में रहता था। अब ये क्या काम करता है? कॉपर जो है वो मेनली हीमोग्लोबिन जो है उसके निर्माण में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है भाई? कहाँ? मैंने लास्ट क्लास में बताया था हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में, है ना। रेड बोन मैरो में इसका सिंथेसिस जो है वो होता है, तो वहाँ उसके निर्माण में कॉपर है। आयरन के हम बारे में हमने कल बात की थी। और साथ में कुछ सहायक एंजाइम वगैरह जैसे पेप्सिन वगैरह एंजाइम है, ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम है, उनके निर्माण में भी कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैनिक आवश्यकता इसकी 2 मिलीग्राम पर डे है। अगर कॉपर की कमी हो तो एनीमिया भी हो सकता है, और ज़्यादा हो तो भाई कॉपर बहुत हैवी एलिमेंट है ना। है तो ये मिनरल्स, खनिज तत्व जो ज़मीन से निकले हुए हैं। हमारा लीवर जो है वो इसको पचा नहीं पाएगा, और लीवर डैमेज होने के चांसेस और लीवर सिरोसिस वगैरह होने के चांसेस कॉपर की अधिकता में हो सकता है। नेक्स्ट है आयरन, है ना। आयरन के बारे में भी हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो आयरन के स्रोत कहाँ से हमको मिलते हैं? अनाज हो गया, फलियां हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, है ना, मांस, मछली, अंडे, सूखे मेवे। और आयरन भी सेम जैसे हमने कॉपर देखा, कॉपर के जो बर्तन हैं, है ना, उसमें हमें कॉपर मिलता है। तो आयरन भी जैसे लोहे के बर्तन में हम खाना खाते हैं ना, तो उससे भी हमें आयरन प्राप्त होता रहता है। सेम आयरन भी आरबीसी में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। इसलिए मैंने कल बताया था जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उनमें आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन एंड फॉलिक एसिड दोनों टैबलेट जो है वो हम देते हैं 100 डेज के। कल एएनसी के बारे में बताया था, एंटीनेटल चेकअप में जो औरतें आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन बिलो 9 बिलो 8 होता है, उनको आयरन फॉलिक एसिड 100 डे तक जो सप्लीमेंट है वो देते हैं। साथ में भाई आरबीसी हीमोग्लोबिन अगर हमारा अच्छा है ना, तो उससे मस्तिष्क का भी विकास होगा। तो आयरन अगर अच्छा है तो मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए, उसकी सेल्स के लिए अच्छा ब्लड मिलेगा। अच्छा ब्लड अगर मिलेगा, हीमोग्लोबिन अगर अच्छा प्रोफाउंड होगा तो वो ऑक्सीजन को भी साथ में कैरी फॉरवर्ड लेगा। ब्रेन को अगर लगातार ऑक्सीजन एनर्जी मिलती रहेगी तो उसका भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। साथ में टी सेल को बढ़ाकर एंटीबॉडीज का निर्माण, हमने देखा डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, है ना, बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो ये हमारी बॉडी की रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती है ना, तो वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो बनाती है। तो एंटीबॉडीज क्या करती है? बाहरी आने वाले जो तत्व हैं एंटीजन, उनके खिलाफ लड़ने का काम करती है। तो इससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये वो वाली जो टी सेल्स की जो कोशिका है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और बाहरी तत्वों से लड़ने का काम करती है, वो भी आयरन जो है वो बढ़ाने का काम करता है। साथ में बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड जो है वो वार्म होता है, तो वो पूरे बॉडी के एक एक हमारी इंडिविजुअल्स आर्टरीज हैं, वेन हैं और कैपिलरीज है, उनमें होता है। तो इससे क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। अब आवश्यकता की अगर हम बात करें तो लोहे की या आयरन की जो मात्रा है वो भोजन में जो हम पदार्थ ले रहे हैं उनकी मात्रा पर निर्भर करती है। किशोरावस्था, गर्भावस्था और दुग्ध स्तवन काल में लोहे की ज़रूरत बढ़ जाती है। बच्चों में अगर हम बात करें तो 1 मिलीग्राम पर केजी जो है वो आयरन हमको मिलता है। शरीर का भार वयस्क में 20 मिलीग्राम और वयस्क स्त्री में 30 मिलीग्राम, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर है तो उनमें 40 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात हुई हमारी आयरन की। नेक्स्ट जो है आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से क्या हो सकता है? मैंने कल ही बताया था एनीमिया भी हो सकता है, और एनीमिया के कारण थकान वगैरह, कमजोरी वगैरह, किसी काम में मन नहीं लगना, ये भी हो सकता है। ज़्यादा होने से हीमोक्रोमेटोसिस भी हो सकता है ना। तो भाई ना तो हमारे शरीर में ये जितने भी आवश्यक तत्व हमने पढ़ाए हैं, है ना, वो ना तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए ना ही
कम मात्रा में चाहिए। इसकी जो वैल्यू डिसाइड कर रखी है उतने ही मात्रा में हमारे शरीर के लिए ये तत्व आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो आयोडीन। तो आयोडीन जो सी फूड्स होते हैं, समुद्री खाद्य पदार्थ है ना, जैसे सी फिश समुद्री मछली, समुद्री नमक है ना, कॉड लिवर ऑयल जो समुद्र में जो मछली से जो ऑयल बनाते हैं, समुद्री तट पर उगने वाली जो भी सब्जियां हैं, अब समुद्र के पानी का कुछ कंपोनेंट उसमें रहेगा तो आयोडीन उसमें रहेगा। अन्य स्रोत में जैसे अनाज, आयोडीन युक्त नमक, दूध, अंडे की जर्दी, मछली, मांस, इससे भी हमको मिलता है आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से सब लोगों को पता है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की विज्ञान में साइंस में दे रखा है कि भाई आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन, थायरोक्सिन का मुख्य घटक है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है ना। तो आयोडीन क्या काम करता है, इन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं, स्टिमुलेट होने वाले, सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन हैं थायरोक्सिन, T3 T4, इनको स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट करता है ना। तो ये क्या काम करते हैं, शरीर के जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास जिससे होता है, उन कार्यों में इनका उपयोग होता है। साथ में शरीर की सामान्य वृद्धि, मैंने अभी आपको बताया कि भैया हार्मोन जो है वो शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएंगे, तो शरीर की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आयोडीन की कमी है तो हमें गलगंड, गोइटर या घेंगा जो रोग है वो हो सकता है। तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक लेते हैं तो जो गोइटर रोग है, जो हमें गले में थायराइड ग्रंथि जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। और मेनली ये जो बीमारी है वो हिली एरियाज जो हैं, पहाड़ी एरिया में जहाँ पर आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते हैं, वहाँ पर ये बीमारी देखी गई है। तो हालांकि अब सभी जगह जो है वो अलग अलग प्रकार के नमक जो है वो अवेलेबल है और सब नमक में आयोडीन जो है वो रहता ही है, इसलिए ये बीमारी अब पहले से बहुत कम हो गई है। लेकिन पहले जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं था कि कौन सा नमक खाना है, कौन सा नमक नहीं खाना है। तो अगर हम आयोडीन ले रहे हैं और नमक के साथ में ले रहे हैं तो उसकी मात्रा हम आसानी से कैप्चर कर रहे हैं, तो हमें गोइटर जो है वो नहीं होगा। दैनिक आवश्यकता की अगर हम बात करें तो वयस्क में 0.15 से 0.2 मिलीग्राम, बालकों में 0.05 से 0.110 मिलीग्राम, और पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा इसकी पूर्ति संतुलित आहार एवं पीने के पानी से हो जाती है। तो इसके लिए इतना कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल कम मिलीग्राम में हम लेते हैं। कमी से घेंगा, और बहुत बार क्या होता है कि आयोडीन की कमी से जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो मेंटल रिटार्डेशन भी रहता है, मानसिक मंदता भी आती है। मानसिक मंदता मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं बोलने, सुनने या उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, तो ये भी हो सकता है। और ज़्यादा से भाई थायराइड के विकार भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोराइड, है ना। फ्लोराइड पानी में जो है वो हम बोलते हैं पानी में ज़्यादा फ्लोराइड आ रहा है, तो पीने के पानी में, है ना, खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, पनीर, समुद्री मछली, चाय, चीज़ इत्यादि में फ्लोराइड जो है वो मिलता है। कार्यों की अगर हम बात करें तो सामान्य खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन एवं डेंटल एनिमल के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। आवश्यकता 0.5 से 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित है। तो पानी में 0.5 से 0.8 मिलीग्राम फ्लोराइड हमारे शरीर के लिए, अब ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, हमारे फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी है, तो हड्डियों में ये फ्लोराइड जो है वो जम जाएगा। और ज़्यादा जैसे फ्लोराइड होता है, बहुत बार हम कहीं से पानी, जैसे जो जहाँ मिनरल्स की खदानें होती है वहाँ के जो ग्राउंड वाटर में इस फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और TDS जो है वो कहीं कहीं तो लगभग 1000 से ऊपर होता है, तो वो पानी हम नहीं पी सकते हैं। उनको अगर हम बर्तनों में रखते भी है तो बर्तन में एकदम निशान जो है वो उसके फ्लोराइड के आ जाते हैं। तो ऐसा पानी पीने से हमारी हड्डियों में इसका डिपोजिशन होता है और मेनली ये जॉइंट को अफेक्ट करता है, और इसकी अधिकता से
फ्लोरोसिस होता है, लेकिन इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं इसकी कमी से भी दांतों में कीड़ा लगने का, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो हड्डियों के अंदर मिनरलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है और डेंटल एनिमल के निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो जब ये फ्लोराइड दांतों को नहीं मिलेगा तो दांतों में कीड़े वगैरह, क्योंकि हम दिन भर में बहुत बार खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 टाइम या 1 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, तो ब्रश नहीं करेंगे तो वो खाद्य पदार्थ हमारे दांतों में जमने लगेंगे, जिससे डेंटल कैरीज वगैरह जो हैं, पायरिया वगैरह जो हैं वो होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है मिनरल्स वो है जिंक। जिंक जंतु खाद्य पदार्थ जैसे दूध, डेयरी उत्पाद, अंडा, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ, मांस, इनमें हमको उपलब्ध होता है। साथ में जो वनस्पति खाद्य पदार्थ हैं जैसे अनाज, चावल, मटर, सेम, हरी सब्जियां, इनमें भी हमें जिंक जो है वो मिलता है। अब कार्यों की अगर हम बात करें तो जिंक जो है वो इंसुलिन बनाने में सहायक है। इंसुलिन कहाँ बनता है ये मैंने आपको पहले बताया है ना, कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज की लैंगरहैंस जो द्वीप समूह होती है, उसकी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं होती है, उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन है ना। पेनक्रियाज के बारे में हम और डीप में जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, दोनों प्रकार की ग्लैंड्स होती है ये। तो इंसुलिन जो कि क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड में हमारे जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शुगर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। साथ में जिंक जो है वो जख्मों को भरने में भी मदद करता है। ये कैपिलरीज एक्शन, रिफिलिंग का एक्शन काम करता है प्लेटलेट के साथ मिलकर। साथ में ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखने में भी सहायता, और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। बच्चों में जिंक की जो मात्रा है वो 3.5 मिलीग्राम है। बालकों में जो है मात्रा है इसकी 10 से 15 और वयस्क में 15 मिलीग्राम है। गर्भावस्था एवं दुग्ध स्त्रवण काल में 20 से लगभग 25 मिलीग्राम जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। और कमी से क्या हो सकता है, इसके अंदर घाव जो है वो देर से भरना, और उल्टी और कॉपर की जो है वो कमी भी इसमें हो सकती है। भाई अधिकता से उल्टी हो सकती है और कॉपर की कमी भी हो सकती है। तो जिंक जो है बेसिकली जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं वो उनके पास ये टैबलेट रहती है। अमूमन बच्चों में जैसे दस्त वगैरह लगता है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक ना हो तो जिंक की गोली उन बच्चों को पिलाने से उनके दस्त वगैरह भी जो है वो रुक जाते हैं। कमी होती है तो घाव देर से बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जिंक। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोबाल्ट। विटामिन B12 से युक्त आहार जैसे संपूर्ण गेहूं का आटा, दूध, यकृत तथा मांस, है ना, इससे हमें क्या मिलता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 का आवश्यक घटक, हमने कल कोबामिन के बारे में पढ़ा था ना, विटामिन B12, तो ये उसके B12 का आवश्यक घटक होता है। साथ में ये RBC के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करता है। और कोबाल्ट की कमी से आयोडीन उपयोग प्रभावित होता है। तो अगर आपके कोबाल्ट की कमी है तो आयोडीन सही तरीके से हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, और आयोडीन नहीं होगा तो फिर आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो भी हो सकता है। वैसे सामान्य जो हम भोजन लेते हैं उसमें कोबाल्ट की कमी को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन B12 के साथ आसानी से मिल जाता है। अगर कोबाल्ट की कमी है तो विटामिन B12 की भी कमी रहेगी, और ज़्यादा है तो ये हार्ट प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है मैग्नीज, है ना, मैग्नीज। तो मैग्नीज हमें कहाँ से मिलता है, अनाज, दाल, भूसी, कंदफल, चाय, कॉफ़ी, हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर, सेम, इनसे हमें मिलता है। मैग्नीज का काम क्या होता है, मैग्नीज का जो काम है वो हमारी बोन के सामान्य विकास, हड्डियों के सामान्य विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ में एंजाइम प्रतिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। जो एंजाइम की जो क्रिया विधि हमारे शरीर में चलती है, जो उत्प्रेरक जो काम करते हैं, उसके फंक्शंस में भी मैग्नीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैग्नीज की जो दैनिक आवश्यकता है 3.7 मिलीग्राम जो है वो है, और कमी से हड्डियों में कमज़ोरी हो सकती है और ज़्यादा से तंत्रिकाओं में भी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीज। साथ में है सेलेनियम। सेलेनियम अनाज, मछली, मांस, इससे हमें मिलता है। कार्य इसके क्या है, एंजाइम ग्लूथियोन पर ऑक्सीडेस का एक भाग जो है वो समझा
जाता है और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका हम नॉर्मल हेल्दी बने रहने के लिए हम इसका जो उपयोग है वो करते हैं। दैनिक आवश्यकताओं में 0.5 मिलीग्राम जो है सेलेनियम को हम ले सकते हैं। अगर सेलेनियम की कमी है ना, नॉर्मल हेल्थ को हम बनाने के लिए सेलेनियम लेते हैं, अगर इसकी कमी होगी तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और ज़्यादा से बाल झड़ेंगे और नेल भी डैमेज, क्योंकि ये क्या है मेनली एलोपेशिया और जो हमारे नाखून हैं उसको डैमेज करता है। तो एलोपेशिया में बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं और ये सेलेनियम की अधिकता से होते हैं, क्योंकि ये जो स्पेशल केराटिन प्रोटीन होता है जो बालों के लिए और नाखून के लिए अच्छा है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम या उनके वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट करने का काम जो है वो सेलेनियम करता है। ठीक है, तो ये हमारी जो बात हुई मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स के अंदर हमने जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी है ना, जिसके अंदर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बिना इन आयंसों के हमारी बॉडी जो है वो अपनी वाइटल फंक्शन जो है, वाइटल एक्टिविटी जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाते। स्पेशली बहुत सारे जो मिनरल्स हमने देखे वो उतने वाइटल एलिमेंट हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, संकुचन में काम करते हैं और ब्रेन से जुड़े होने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उनके आवेगों में हेल्प करती हैं, है ना, आरबीसी के निर्माण का काम करते हैं, साथ में बोन को मजबूत करने का काम, शरीर की वृद्धि एवं विकास का काम। तो इन मिनरल्स का जो आधार है वो यही है कि ये ऑल ओवर जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है उसमें उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से ये सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, एक एक करके मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझाई है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट है वो है वाटर। वाटर के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी जल है तो कल है, ये हम शुरू से बोलते हुए आए और इस पृथ्वी पर अगर ज़िंदगी है या हम देखें कि लाइफ अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो वो पानी के कारण ही कर रही है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपयों के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, ये चांद पर, मंगल ग्रह पर सर्च कर रहे हैं। किसका सर्च कर रहे हैं? वाटर के बारे में सर्च कर रहे हैं। वाटर मिल जाए तो हम यहाँ वहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है वो बसा लें, जबकि ये नहीं। और हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर जो है अवेलेबल उनको पोल्यूट कर रहे हैं। ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये बहुत कम मात्रा में जो है वो हमारी पृथ्वी पर, आपने देखा होगा पानी का जो कंपोजिशन है 100% वाटर में जो हमारा 97% जो पानी है वो तो कहाँ है, समुद्री वाटर है ना। 2% पानी जो है वो कहाँ जमा हुआ है, ग्लेशियर में, और 1% जो है वो हमारे यूज़ के लिए है। तो फिर जल अगर नहीं है तो हमारा कल सुरक्षित नहीं है ना। तो अगर हम पृथ्वीवासी या जितने भी देश हैं वो अगर ये चाह ले कि पानी को सेव करके रखना है तो हम आसानी से हमारे पीढ़ियों के लिए भी अच्छा पानी जो है वो अवेलेबल कर सकते हैं। जल के बारे में बात करते हैं तो जल एक साफ, स्वाद रहित, पानी में किसी मतलब इंसानों के लिए पहला एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका कोई टेस्ट नहीं है लेकिन वो पीते हैं ना। बाकी हमारी जो चटोरी ज़ुबान होती है वो हमेशा कोई ना कोई एक अच्छा टेस्ट ढूंढती है खाने के फ्लेवर में। अगर टेस्ट नहीं हो तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन पानी में कोई स्वाद नहीं है फिर भी हम उसको आसानी से पीते हैं और इसकी जो कमी है वो कोई भी कंपोनेंट पूरा नहीं कर पाता है। तो साफ है ना, क्लीन, स्वाद रहित, गंध रहित, ऑर्डरलेस है ना, टेस्टलेस होता है, जिसका रासायनिक संगठन 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के से मिलकर बना हुआ होता है। तो पानी का जो फार्मूला है आप लोगों को पता ही होगा, क्या है, H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर पानी जो है वो बनता है ना। ये आ गया प्रतीक चिन्ह इसका H2O। तो शरीर का सबसे बड़ा मतलब 70% ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है, और ये हमारे 60 to 70% कुल बार का प्रतिशत यहाँ पर बता रखा है। 60 to 70% ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जल होता है। स्रोत पीने का पानी से हम पानी की पूर्ति कर सकते हैं, दूध हो गया, पेय पदार्थ हो गया, फलों में भी पानी होता है, सब्जियों में भी पानी होता है, और खाद्य पदार्थ में भी विद्यमान जल होता है, जिससे हम पानी की कमी हमारे शरीर में पूरी करते हैं। साथ में भोजन के पाचन के अंतिम उत्पाद
कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें भी जो जल है वो उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो जितने भी खाद्य पदार्थ का लास्ट स्टेज में जो वाटर है वो रिलीज होता है। अब कार्य क्या है? कार्य आई थिंक सब लोगों को आपको पता ही होगा, वन वन करके। जल शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। मतलब आपने अगर कोशिका देखी होंगी तो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड मटेरियल है, उसमें भी पानी है ना। यहाँ भी शरीर के सभी प्राणधारक तरल, जैसे लसिका है ना, लसिका वाहिकाओं में जो लसिका तरल फ्लूइड बह रहा है उसमें भी पानी है 99%। प्लाज्मा, इसमें भी 99% वाटर है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, जो क्या काम करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रोवाइड करता है और बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, उसमें भी भाई जल है। शरीर के जितने भी सिक्रीशंस है उनमें भी जल। यूरिन हम वॉइड करते हैं है ना, तो यूरिन में भी क्या है? जल है। फीसेस मटेरियल उसमें भी, सलाइवा उसमें भी, पसीना जो निकलता है उसमें भी जल निकल रहा है। उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, अभी मैंने बताया उत्सर्जन की जो प्रक्रिया, पसीना, यूरिन, फीसेस मटेरियल, इसमें भी जल जो है वो आवश्यक घटक होता है। तो यह भोजन के पाचन, अवशोषण और मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। तो भोजन में जैसे हमारा डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में वाटर के साथ में बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करते हैं। फिर आंतों में जाकर, छोटी आंत में जाकर उसका अवशोषण होता है, वो ब्लड में मिलते हैं, फिर वो टूटते हैं, मेटाबोलाइज होता है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो अगर हम पानी के बारे में बात करें तो वाटर्स के जो कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, हमें कितना पीना चाहिए? कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 2 से 3 लीटर जो पानी है वो पीना, 2 से 3 लीटर। तो ज़्यादा पियो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पानी अगर आप जितना पीते हो उतना हेल्दी रहते हो, इसलिए स्वच्छ पानी हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो आज के चैप्टर में हमने जितने भी जो मिनरल्स थे, चाहे वो वृहत चाहे वो लघु, उन सारे मिनरल्स के डिस्क्रिप्शंस को पढ़ा है कि उनके क्या कार्य हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, उनकी कमी, उनकी अधिकता से क्या क्या बीमारियां होती हैं, है ना। चाहे कैल्शियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, है ना, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट में हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो पार्ट था वो है वाटर, है ना, वाटर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अगली क्लास में हम न्यूट्रिशन का ही एक और चैप्टर जो है वो लेकर आएंगे। साथ में आप लोगों को मैंने प्रोटीन पढ़ाते हुए बोला था कि हम एमिनो एसिड्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे एमिनो एसिड्स को हम थोड़ा डिस्क्राइब करें। वैसे एएनएम के लिए एमिनो एसिड्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आजकल का जो कॉम्पिटिशन्स जो हो रहे हैं एग्जामिनेशन, उसमें एमिनो एसिड्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा हमें उसके सरफेस एरिया तक हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रकार के आवश्यक, कितने प्रकार के नॉन एसेंशियल अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। ज़रा डीप में हम नहीं जाएंगे। तो ये जितना भी जो सिलेबस हमने अभी तक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, ये बेसिक एएनएम की जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन राजस्थान में भी, उन लोगों के लिए। और हमारा ये जो टेम्पलेट्स है वो पूरा हिंदी मीडियम में है, ताकि बच्चों को ऑनलाइन हमारे चैनल के माध्यम से वो सारा नॉलेज जो है वो आसानी से मिल सके, जो बुक्स वगैरह में मिलता है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हमारे दिमाग में किताब पढ़ने से नहीं होती। हो सकता है अगर हम किसी और मीडियम के थ्रू देखें, जैसे हम बहुत पुरानी मूवी हो, उसके डायलॉग हमारे भले वो जन्म से पहले रिलीज़ हुई हो, लेकिन उसके डायलॉग याद रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसको हमने स्क्रीन पर देखा हुआ है और हमारा इमेजिनेशन पावर उसको तुरंत कैचअप करता है। तो इसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये जो वीडियो है वो आपके लिए यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंटेंट में डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।